What's up guys? Hoping you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. कोड देखिए जितनी शानदार है उतनी ही शानदार ये आदमी भी है. इफ द प्लान डजेंट वर्क, चेंज द प्लान बट नेवर द गोल. एक बार अगर कुछ डिसाइड कर लिया तो फिर या तो करना है या फिर मरना है. कभी भी अपना गोल चेंज नहीं करना चाहिए. गोल तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो भले ही चेंज कर सकते हैं आप. हो सकता है कि भी एक रास्ता काम ना कर रहा हो तो दूसरा रास्ता चूज कीजिए. हो सकता है दूसरा रास्ता ना काम कर रहा हो तो तीसरा रास्ता चूज कीजिए. पर लेकिन कभी भी जो एक बार डिसाइड कर लिया उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है. या तो करना है या मरना है, ये वाली सिचुएशन हमेशा माइंड में रखनी है. और हाँ, मांझी मूवी देखी होगी ना आप लोगों ने. उसमें जैसे मांझी मूवी में बोला गया है कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो. तो इसीलिए भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है. क्या नहीं है आपके पास में? सारे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ अवेलेबल है आपके पास में. तो फिर आपकी जगह भगवान ही आगे पढ़ेंगे क्या? नहीं. पढ़ना किनको है? पढ़ना हम लोगों को है, पढ़ना आप लोगों को है. तो इसलिए एक बार जो डिसाइड कर लिया है अब वो करना ही करना है. और टाइम भी काफी नहीं है, टाइम भी बस बहुत ही कम बचा हुआ है. तो इसलिए बस अब कर डालो यार. फिर क्या करना है? बस फिर तो एंजॉय करना है पूरी लाइफ. देखिए टेम्परेरी पेन होता है बस. एक बार अब करके ले जाओगे तो फिर पूरी जिंदगी एंजॉय करना है. ठीक है. तो बस अब लग जाओ अच्छे से अपनी कमर पेटी कास के. तो आइए अब देखते हैं कि आज द हिंदू के कौन कौन से हम लोगों को आर्टिकल डिस्कस करने हैं. उससे पहले दो तीन बात और कर लेते हैं हम लोग. आप लोगों ने बोला था, देखिए कल मैंने सजेशन मांगे थे, बहुत सारे सजेशन आए हैं. उनमें से जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट सजेशन है वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ. एक तो वोकेबलरी से रिलेटेड है. आप लोग चाहते हैं कि 5 से 10 वोकेबलरी डेली न्यूज़पेपर में रहे, पर आप लोग कुछ बंदे बोल रहे हैं कि पेज के बाद में डाल दो उनको. तो देखिए स्लाइड में बाद में डालने का कोई मतलब नहीं है, उनको बीच में ही बता दिया करूंगा, क्योंकि वहां पे सेंटेंस भी रहेगा कंप्लीट. तो सेंटेंस से आप लोग कोरिलेट भी कर पाएंगे, बाद में उसका मीनिंग डालने का कोई मतलब नहीं है. तो 5 से 10 वोकेबलरी के डेली वर्ड मीनिंग आप लोगों को बीच में ही मिल जाएंगे. ठीक है. उसको थोड़ा बोल भी दिया करूंगा वहां पे, जिससे आप लोग कोरिलेट कर सके उसको. दूसरा, कई बंदे बोल रहे हैं कि जैसे एग्जाम पास में आ रहा है तो बोल रहे हैं कि 5 से 10 स्टैटिक क्वेश्चन डालो, जो कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया. इसको भी मैं इंक्लूड करने की सोच रहा हूँ. इसको मंडे से इंक्लूड करूंगा मैं. ठीक है. तो अभी तो 5 से 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन डेली चल ही रहे हैं. एक हमारा मेंस का क्वेश्चन चल रहा है, तो इसके साथ में अब 5 से 10, स्टार्टिंग में 5 या 10 देख लेंगे, जैसे भी करना होगा हम लोगों को. तो डेली स्टेटिक्स क्वेश्चन रहेंगे. ठीक है. ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स किसी भी एरिया से वो हो सकते हैं. तो ये आपका ये मंडे से स्टार्ट करूंगा मैं. और तीसरा, आप लोगों का इशू है कई बंदों का, जो साइज बहुत ज्यादा हो जाता है वीडियो का. ये भी देखिए मैं इस पे भी वर्क कर रहा हूँ, और हो सकता है कि मंडे से लगभग ये भी आप लोगों की जो सजेशन है ये भी आप लोगों का इनकॉर्पोरेटेड कर लिया जाएगा, और आप लोगों की सारी जो प्रॉब्लम है वो दूर कर दी जाएगी मंडे तक लगभग. फिर वही डायलॉग याद आता है मुझे मांझी मूवी का, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमार. बोलता है ना, तैयार है? हाँ तैयार है. तो तैयार हो जाओ अब और कर डालो. ठीक है. तो ये सारी चीजें मैं आराम आराम सॉरी यार, सारी चीजें मंडे तक इंक्लूड कर लूंगा इनको. बस आप अच्छे से इसको वीडियो को देखते रहिए और इंजॉय कीजिए, और देखिए शेयर कीजिए और दूसरों को पढ़ाइए भी, अगर जितना आप लोगों के पास में टाइम बचता है. तो आज 30 मार्च है, देख लेते हैं हम लोगों को द हिंदू के कौन से आर्टिकल डिस्कस करने, कंप्लीट डिस्कशन होगा. ये वाला फर्स्ट आर्टिकल है. ये वाला फर्स्ट आर्टिकल मेंटल हेल्थ केयर बिल से रिलेटेड है, जिसके बारे में हमने न्यूज एनालिसिस में भी डिस्कस किया था. यहाँ पे काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है इसको. तो पूरे आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से देखेंगे. काफी चीजें इसमें, काफी सोल्यूशन भी दिए गए हैं लास्ट में. ठीक है. ये वाला पॉलिटिकल से मोटिवेटेड आर्टिकल है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे. ये वाला आर्टिकल एनएसजी से रिलेटेड है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप. इसमें जिसमें चाइना बार बार टांग अड़ाता रहता है. तो एनएसजी क्या होता है, इसके बाद में फिर एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये क्या होती है, और कौन कौन हमारे रास्ते में टांग अड़ा रहा है यहाँ जाने के लिए. पूरे इशू को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे. ठीक है. ये वाला नीचे वाला आर्टिकल इजिप्ट से रिलेटेड है. जो इजिप्ट इजिप्ट के फॉर्मर रूलर थे हुस्ने मुबारक, पहले उन्होंने देश के साथ में उल्टा सीधा काम किया, फिर देश ने उनके साथ में उल्टा सीधा काम किया. तो क्या हुआ है, 6 साल के बाद में जेल से निकल के आ रहे हैं. अब देखिए आने के बाद में वो क्या करते हैं, हमारे किसी काम का नहीं है, वो क्या करेंगे वहां पे, जो भी करेंगे करते रहे. पर जो हमारे काम का है वो हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहले आप इजिप्ट देखिए कहाँ पे पड़ता है. ये हो गया यहाँ पे इजिप्ट. ठीक है ना. ये हो गया इंडिया. तो हर कोई भी मैप देखा करे इंडिया के रेफरेंस में देखा करे. तो इजिप्ट में हमको क्या देखना है, जो काम की चीज है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा. वो क्या है, यहाँ पे देखिए अभी, वो है ये नाइल रिवर. ये नाइल रिवर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा भी जाता है नाइल रिवर. तो कहाँ पे है ये, तो इजिप्ट में इसका सबसे लार्ज पोर्शन होता है. तो निकलती हुई देखिए इधर से चलती है, हमेशा इसकी डायरेक्शन याद रखिएगा. इधर से चलती है और जाके यहाँ पे गिर जाती है. ठीक है. कहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी में. तो ये हो गया मेडिटेरेनियन सी ऊपर यहाँ पे. और ये कौन सा हो गया, यहाँ पे रेड सी हो गया यहाँ पे. ठीक है. और यहाँ पे क्या हो गया, स्वेज कैनाल हो गया. तो स्वेज कैनाल जो है वो किसको किसको कनेक्ट करता है, रेड सी से मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है. याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये भी.
ठीक है, दोनों को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये। तो अब थोड़ा नाइल के बारे में थोड़ा ढंग से देख लीजिए कि नाइल का एरिया कहाँ कहाँ से होके जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको पोर्शन समझ में आ गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से होते हुए जाता है, यहाँ पे ज्यादा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर पहले यहाँ पे एक बार पिक्चर देख लीजिए, फिर दूसरी जगह से समझाता हूँ। ठीक है, अभी देख लीजिए, ये वाले मैप में आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। ये है पूरी नाइल रिवर। ठीक है, तो ये नाइल रिवर हो गई यहाँ पे। तो नाइल रिवर ये यहाँ पे हो गया इजिप्ट, ये हो गया सूडान, और ये हो गया साउथ सूडान। याद रखिएगा, साउथ सूडान 2011 में बना था, इससे पहले पूरा सूडान था ये। अफ्रीका वाले एरिया की बात हो रही है, देख लीजिए फिर से यहाँ पे, ये इस वाले अफ्रीका वाली की बात हो रही है, पूरा अफ्रीका वाला एरिया। तो ये सूडान हो गया, ये साउथ सूडान हो गया। ठीक है, नीचे चलिए, अब देखिए क्या हो गया। एक तो इसकी मतलब ये यहाँ से चलती है, यहाँ से लेक टाना, ये लेक टना का नाम याद रखना है। कहाँ पे है ये लेक टना? ये इथोपिया में। तो इथियोपिया में लेक टना से निकल के चलती है। एक तो ये वाली इसकी जो ब्लू नाइल हो गई, और व्हाइट नाइल यहाँ पे हो गई है। ठीक है, ये कहाँ से चलती है? लेक विक्टोरिया, जो कि तंजानिया, तंजानिया भी आप लोग कह सकते हैं, और युगांडा, ये ऊपर वाला युगांडा हो गया। तो युगांडा, तंजानिया और कीनिया के बॉर्डर पे है लेक विक्टोरिया, यहां से निकल के चलती है व्हाइट। याद रखना है, ये लेफ्ट होती है, हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा हर्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो इसलिए व्हाइट मतलब दिल जो होना चाहिए वो सफेद होना चाहिए, कभी भी किसी के लिए दिल में मेल नहीं होना चाहिए, हमेशा सबके लिए प्यार होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए व्हाइट नाइल जो होती है वो लेफ्ट साइड वाली होती है, और ब्लू नाइल होती है वो राइट साइड वाली होती है। ठीक है, ब्लू ब्लू भी बोल सकते हैं आप, मतलब किसी को थप्पड़ मार दिया अगर एक राइट हैंड का, तो गाल जो होता है वो नीले की जगह ब्लू हो जाता है। वैसे ये याद रखिए, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी कि जो हर्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, और ये भी हर्ट है एक तरीके से यार। यहाँ पे देखिए कितने एरिया में होके जा रही है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन कि किस लेक से ये व्हाइट नाइल निकल के आ रही है, किससे ब्लू नाइल निकल के आ रही है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, और यहाँ पे आके फिर मिल जा रही है ये, और यहाँ से फिर आगे चल रही है बनकर। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। आप लोगों को मिल कहाँ पे रही है? ये मिल रही है सूडान में आके मिल रही है, ये खार ये सूडान में आके मिल रही है यहाँ पे। खार्तूम वाली जगह शायद है यहाँ पे मिल रही है। वैसे सूडान में तो याद रखना ही रखना है, इतनी जगह इतना ज्यादा डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये असवांग डैम बना रहे हैं यहाँ पे, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, याद रखना। ये भी इजिप्ट वाले, बहुत वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम शायद इसको बनाया जा रहा है, तो डैम का नाम याद रखेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ये इजिप्ट हो गया, इसमें से होती हुई जा रही है ब्लू नाइल है, ये ब्लू वो नाइल रिवर हो गई इसकी, ये व्हाइट और ये ब्लू इसकी जिससे जाके मिल रही है। पहले यहाँ से चलती है, फिर यहाँ से दोनों, मतलब पूरा समझ में आ गया ना? इसको अब माइंड में सेट हो गया होगा, तो इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो आगे याद रखना। अब वहां पे क्या हो रहा है उससे थोड़ी ना मतलब है, जो काम की चीजें हमारे लोगों की वहां वो देख लेते हैं हम। इजिप्ट में जो चल रहा है वो चलने दो। ये साइड वाला आर्टिकल बहुत ही अच्छा और एक माइंड ब्लोइंग आर्टिकल है, यहाँ से लिए आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन भी निकल के आएगा, मतलब जो आप एसए के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जो फिल्मों पे आज की डेट में बैन लगा दिया जाता है, उस बैन को कंपेयर किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास में क्या क्या प्रोविजन है, उनमें से एक भी इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है बैन लगाने में। बैन लगाने में दुनियादारी अलग ही चलती है पूरी। तो 7 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिनके तहत बैन लगाया जा सकता है, और 6 है जिसके द्वारा लगाया जाता है, पर इनमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है। कंपेयर किया है बहुत ही अच्छे से, माइंड ब्लोइंग आर्टिकल है, बहुत अच्छे डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल उबेर और जो ओला वगैरह जो टैक्सी वगैरह होती हैं, उनके जो ड्राइवर है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले जितनी उनकी कमाई होती थी अब उतनी कमाई नहीं होती है। जो उनकी कंपनीज है वो भी उनके साथ में, ड्राइवर के साथ में प्रॉफिट ज्यादा शेयर नहीं करती है जिस तरीके से। तो वही सारी चीजें, ये ज्यादा अच्छा आर्टिकल नहीं है, पहले भी वैसे हम लोग इसको न्यूज डिस्कशन में डिस्कस कर चुके हैं। वही है कि मतलब इनको नहीं मिल रही है, तो ये चाह रहे हैं कि हमको इंसेंटिव मिले, मतलब जो कंपनी है वो भी उनको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, पर कंपनी है अपने अपने बारे में सोच रही है। तो वही सारी चीजें डिस्कस की गई हैं इसमें। ये वाला आर्टिकल हमारे प्यारे डोनाल्ड ट्रंप जी डोनाल्ड ट्रंप जी से रिलेटेड है। वो वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए था, मतलब घूम रहे हैं दुनियादारी में, एंजॉय कर रहे हैं, जो जहां उनको बैठना चाहिए व्हाइट हाउस में। जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो 7 रेस कोर्स में बैठते हैं, और हमारे प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट हाउस में बैठते हैं। इसी तरीके से ये इनका व्हाइट हाउस होता है, पर लेकिन ये व्हाइट हाउस में नहीं बैठते हैं, ये अपनी इंजॉयमेंट कर रहे हैं दुनियादारी में। तो वही बोला जा रहा है कि ओबामा जी किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से रहते हैं। तो 2-3 चीजें हैं। ये वाला आर्टिकल ये वाला आर्टिकल है रिलेटेड टू जो आज की डेट में जो कोई फ्लाइट में यात्रा करता है और जो वहां पे जाके बदतमीजी करता है। एक तो अभी महाराष्ट्र के एमपी थे, उन्होंने बदतमीजी की थी, और दूसरे आपके फेवरेट और चहीते, सबके फेवरेट और चहीते कपिल शर्मा जी, उन्होंने गुत्थी के साथ में जो बदतमीजी की है वहां पे जहाज में। तो जो बदतमीजियां जहाज में की जाती है उससे रिलेटेड आर्टिकल है, पूरे आर्टिकल को बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, आइए अब डिस्कस करते हैं क्या क्या हम लोगों को देखना है। तो देख लेते हैं अपना फर्स्ट आर्टिकल, ये है मॉडर्न वे, मतलब किस तरीके से अब हमको टैकल करना है, जो कि मेंटल हेल्थ बिल है, अभी आया है। तो ये देखिए हम पहले भी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं इसको न्यूज एनालिसिस में, आज इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। थोड़े पुराने भी 2-3 पॉइंट है इसमें जो डाले गए हैं।
ये क्या किसको रिप्लेस करेगा? ये मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 1987 वाले एक्ट को रिप्लेस करेगा। एक तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये अब क्यों बनाया गया है? क्योंकि देखिए हमारी कंट्री है, बहुत सारे पुराने रूल चले हुए आ रहे हैं। ये देखिए 1987 का चला हुआ आ रहा है। आज की डेट में बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है एज कम्पेयर टू जो पहले बीमारी हुआ करती थी। तो उन सब चीजों को देखते हुए एक एडवांस चीज बनाई गई है, जो कि आज की डेट में दूसरी कंट्री भी यूज कर रही है। तो हमको फायदा होगा इससे, इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। प्रॉब्लम क्या क्या है जो कि फेस की जा रही है सोसाइटी में? तो वो प्रॉब्लम है, देखिए ओल्ड फैशन अप्रोच लेके चल रहे हैं हम, जिस तरीके से केयर प्रोवाइड करा रहे हैं। पर लेकिन जो चाइना में के साथ में कंपेयर किया गया है, चाइना वाले बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड करा रहे हैं फैसिलिटी, और मैक्सिमम जो फंडेड है, मैक्सिमम जो रिफॉर्म है वो किए जा रहे हैं, वो सारे स्टेट के अंडर में किए जा रहे हैं। मतलब चाइना की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज्यादा फोकस देके चल रही है इनके ऊपर। और यहाँ पे फिर दो चीज में कंपेयर किया गया है, जो हमारे यहाँ पे साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट होते हैं, अगर उनका रेशियो देखा जाए तो ओनली 0.3 पर 1 लाख पीपल, मतलब 1 लाख आदमियों पे ओनली 0.3 आते हैं, जबकि चाइना में है 1.7। और चाइना की पॉपुलेशन देखो हमसे ज्यादा है, तो चाइना वाले ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। देखिए हमारा कंपेयर हमेशा चाइना जैसी कंट्री के साथ में हम इसलिए करते हैं क्योंकि चाइना भी हमारे साथ में लगभग इंडिपेंडेंट हुआ था। हमारे साथ में क्या, हमसे 2 साल बाद में 1949 में इंडिपेंडेंट हुआ था प्रॉपर वे में। तो चाइना हमसे 2 साल बाद में भी इंडिपेंडेंट होकर इतनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, और हम है कि आज की डेट में भी इतने आराम आराम से चल रहे हैं, कछुए की चाल पे चल रहे हैं, और चाइना खरगोश की चाल पे दौड़ रहा है। तो उसी के लिए ये बोला गया है कि उसके साथ में हमको इसलिए कंपेयर करते हैं, क्योंकि देखिए उन्हीं के साथ में कंपेयर किया जाता है जिनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिला हो। दोनों एक ही साथ आजाद हुए थे, दोनों के साथ में कंपेयर करो, इतनी लगभग इतनी पॉपुलेशन है। डैम मतलब हालांकि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है ढंग से, हमारे यहाँ पे एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हमारी, तो वो एक डिफरेंट चीज है। पर लेकिन फिर भी इनके साथ में कंपेयर किया जाता है हमारा, ठीक है ना। फिर आगे वही बात चल रही है जो ऊपर आई है। एक तरीके से देखा जाए तो डिफिशियंसी है बहुत ज्यादा, जो ट्रेन क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं एक तो उनकी, यहाँ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट उनकी, और ऊपर से सोशल वर्कर जो रहते हैं वो भी एक प्रॉपर वे में नहीं मिल पाते हैं, जो इनकी देखभाल करके जो साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर होते हैं उनकी बातें यहाँ पे कर रही है। और सफिशिएंट फंडिंग, जो कि हमेशा से प्रॉब्लम रहती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा अभी हमने जीडीपी में कितना बढ़ाया अपना, 2.5% बढ़ा दिया है उसको, जो जीडीपी का आज की डेट में, जो कि पहले बहुत कम हुआ करता था, अब 2.5, जो कि नई हेल्थ पॉलिसी निकल के आई है हम लोगों की। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए जितना होता है कुछ तो मिलता ही, कुछ तो ले दे के मिलता नहीं है इनको पैसा, और जितना मिलता है उसको भी यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं ढंग से। तो ये भी बात बोली गई है। और देखिए स्टेट का सब्जेक्ट है, ये याद रखिएगा, जो हेल्थ है हमेशा स्टेट का सब्जेक्ट है, जिसमें स्टेट लिस्ट में लिखा गया है। 3 लिस्ट होती है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। आप लोगों को ये बताना है कि किस शेड्यूल्ड में आती है ये लिस्ट, और कितने शेड्यूल्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए ये भी बताइए। पार्ट तो मैंने कल बताया था, कितने पार्ट है? 22 पार्ट है। आज आप शेड्यूल याद कर लीजिए, आराम आराम से सारी चीजें याद करा दूंगा, टेंशन टेंशन मत लो। 22 पार्ट है, शेड्यूल बताने आप लोगों को, ठीक है। और किस शेड्यूल्ड में ये रखे जाते हैं, तो 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, और तीसरी स्टेट लिस्ट होती है। तो देखिए जो स्टेट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट में इसको रखा गया जिसको बोलते हैं पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट वाले क्या कर रहे हैं, स्टेट वाले जितना दिया जाता है उतना भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। तो शेड्यूल्ड का नाम बताइएगा नीचे, ओके। क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। आइए अब आगे देखते हैं। अब जो न्यू लेजिस्लेशन निकल के आ रहा है, अब उस न्यू लेजिस्लेशन में क्या क्या नया होने वाला है। तो देखिए पॉजिटिव फीचर्स है इस न्यू लेजिस्लेशन के, जो बात की गई है। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट पॉजिटिव ये क्या है, ये 6 यहाँ पे दे रखे हैं यहाँ पे। इसमें क्या है, सबसे पहला तो राइट टू मेडिकल ट्रीटमेंट, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट का राइट दिया गया है। हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि उनसे अब वो अपने हिसाब से जहाँ पे चाहे अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। हालांकि ये बोला भी गया था कि देखिए उनको थोड़ी ना पता होगा, उनकी हालत वैसी अच्छी नहीं है, पर फिर भी देना तो बनता है ना, कम से कम राइट दे दिया गया है, तो वो एक बहुत ही बड़ी बात होती है। एक क्या कर दिया, डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया है, जो कि अटेम्प्ट टू सुसाइड होता था। अब जो सुसाइड करते थे कि देखिए उसको क्रिमिनलाइजेशन की उसमें रखा जाता था, सुसाइड करना अलाउ नहीं था। मतलब सुसाइड कर लेता था तो उसको क्रिमिनलाइज, मतलब जैसे मान लो सबसे बुरी कंडीशन क्या होती है, देखिए एक तो सुसाइड करने जा रहा था बच्चा, मतलब बंदा, अगर सुसाइड करने से बच गया तो फिर उसको जेल में डाल देते थे उठा के। तो वो भी था, मतलब अब वो उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, क्योंकि यार उनको देखिए कितनी प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉब्लम फेस करता है उसको पता है। वही बोलते हैं ना, अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ है तो बोल देते हैं कि मैं तेरी भावनाएं समझ सकता हूँ कि यार तुझे दिक्कत हो रही है। कैसे समझ सकता है? अगर कोई लेडी, मतलब कोई प्रेग्नेंट लेडी किसी बच्चे को जन्म देती है, और कोई आदमी उसको बोले, जब उसको बच्चे को जन्म देने में दर्द होता है, कि मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, आप समझ सकते हैं उसका दर्द? कैसे समझ सकते हैं यार? कभी बच्चा पैदा किया आप लोगों ने? तो पॉसिबल नहीं है। उन लोगों को जो जिस तरीके की प्रॉब्लम रहती है, वो खुद का दर्द उन लोगों को कैसे समझ सकते हैं आप, जब आप कभी पागल खाने में नहीं गए हैं, आप लोगों ने इस तरीके की पोजीशन में नहीं पहुंचा है। तो इसलिए इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है।
ठीक है, और उनको एक्सेप्टेंसी भी उनकी बढ़ा दी गई है। अब उनको मेंटल जो इलनेस से रिलेटेड कोई भी आदमी है कंपनीज वगैरह या कहीं पे भी जाएंगे, अब उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखो बोला भी गया है, अब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा उनको, और मतलब एक तरीके से उनको फ्रीडम दी गई है, कई सारी फ्रीडम दी गई है जिससे कि आराम से अपना ट्रीटमेंट करा सके। ठीक है, तो ये सारे रेगुलेशन इसीलिए लगाए गए हैं इन पे कि एक प्रॉपर वे में चीजें हो सके, और कोई भी उनको, देखिए पहले क्या होता था नॉर्मली, अगर किसी को थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको क्या कर दिया जाता था, पागल खाने में डाल दिया जाता था। देखिए यार, आदमी पागल किस लिए हुआ है, पागल हुआ है सोसाइटी की वजह से। ठीक है, या तो उसके माइंड में टेंशन आ गई है, कोई सदमा पहुंच गया उसको, तो या फिर डिप्रेशन में चला गया है। अगर उसको सोसाइटी से अलग फिर उन पागलों के बीच में ले जाके डाल दिया गया जहां बहुत सारे पागल हैं, तो किधर से सही हो जाएगा मेरे भाइयों? सही तो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यही बात हो गई ना, तो पहले उसको यार सोसाइटी के बीच में रखो, हम जैसे लोगों को बीच में रखो उसको, तभी तो समझ में आएगा उसको, यहाँ पे प्यार मिलेगा, आराम से फेस्टिवल सेलिब्रेट करेगा, सारी अच्छे से खाएगा पिएगा, शादियों में सेलिब्रेट इसी तरीके से मतलब मिलजुल के रहेगा, तो तब ज्यादा फायदा। अलग से डालना, उसको सेग्रीगेट कर देना अपने से, वो थोड़ी ना कोई ट्रीटमेंट होता है। तो इसीलिए ये बात बोली गई है। तो रेगुलेशन ऑफ स्टेब्लिशमेंट वर्किंग इन द फील्ड, तो एक प्रॉपर वे में देखिए वही रेगुलेशन होंगे, अब किस तरीके से चीजों को टैकल करना है अगर इस तरीके का केस कोई निकल के आता है। और देखिए प्राइम एक होता है इफेक्टिव प्राइमरी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमने हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड वो डिस्कस किया था जब मैंने आप लोगों को पिक्चर भी दिखाई थी। देखिए एक तो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर हो रहा है ब्लॉक लेवल पर, नीचे होता है प्राइमरी लेवल पे। तो प्राइमरी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दोनों पे अच्छे लेवल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए ट्रेवल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो इस तरीके के आदमी को अगर मेंटल कोई प्रॉब्लम है, और मान लीजिए अगर किसी के पास में साधन नहीं है, अगर कोई ठीक ठाक मिडिल फैमिली का इंसान है जिसके घर में गाड़ी है, वो तो आराम से गाड़ी में बैठा के ले जाएगा। अगर कोई गरीब आदमी है, उसको यार एक गाड़ी बुक करके ले जानी पड़ेगी, दूर जाना पड़ेगा, पेट्रोल का खर्चा सब दुनियादारी अलग से, टाइम वेस्ट अलग से, और वहां पे भी अगर ज्यादा दूर है तो जाके वहां कमरा लेना पड़ेगा। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है उनको, तो इसलिए इसको क्या किया गया कि उनको उन्हीं के लेवल पे, तो प्राइमरी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराए जिससे कि इन चीजों को टैकल किया जा सके। और ये भी बात बोल रहे हैं आगे, जो कि मतलब झोला छाप आदमी बैठे रहते हैं आज की डेट में, जो जो आज की डेट में नए नए प्रैक्टिशनर जो आ रहे हैं, उनमें एक तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्या उनको ढंग से पता नहीं रहता है, ट्रेनिंग नहीं लिए होते हैं ढंग से, ना उनको ये पता रहता है कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे डायग्नोसिस करना है, और कैसे मैनेज करना है इलनेस को, जो कि मेंटल इलनेस होती है। तो झोले छाप डॉक्टर जो कि बोलते हैं मेरे पास एमबीबीएस मतलब एमबीबीएस डिग्री है, जो बैठ जाते हैं नुक्के नुक्के और गलियों पे अपनी दुकानें खोल खोल के, तो उनसे बचे ठीक है ना। तो ये बोला गया है कि उन पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी स्टडीज ऐसी निकल के आई हैं जिनसे इस तरीके के आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, तो इन आदमियों से दूरी बना के रखें भैया। ठीक है, तो देखिए यार, अगर किस तरीके का कोई आदमी है, उसको सबसे बड़ी बात होती है, एक वो नहीं होता है, एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। सबसे बड़ी सपोर्ट अगर किसी को दे सकते हैं तो वो अपना टाइम आप दे सकते हैं लोगों को। टाइम से बड़ी चीज मैं किसी को मानता नहीं हूँ दुनिया में। टाइम से इंपॉर्टेंट, टाइम से महंगी चीज कुछ नहीं है। अगर किसी को आप अपना टाइम दे रहे हैं, तो वो आप उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अपनी दे रहे हैं। ठीक है, पैसा वैसा ये सारी साइड की चीजें होती हैं। ओके, अब यहाँ पे सॉल्यूशन दिए गए हैं जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए थे। ये आपका पूरा एक आर्टिकल तैयार हो गया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, उनको प्रोफेशनल काउंसिल, एक तो उनको प्रोफेशनल काउंसिल मिलेगी अच्छे लेवल पे, जिससे कि वो स्ट्रेस में पहुंच जाते हैं या फिर सुसाइड करने के मोड पे पहुंच जाते हैं, तो उससे वो क्या रहेगा, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, देखिए इंश्योरेंस अगर रहता है ना किसी भी चीज का, तो वो बहुत ही ज्यादा एक अच्छी एक पॉजिटिव बैक सपोर्ट रहती है आप लोगों को। जैसे मान लीजिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत आप लोग कहीं से थोड़ा भी कमा रहे हैं साइड में, तो आप लोगों को जब एग्जाम में बैठेंगे ना तो टेंशन नहीं रहेगी। तो इस तरीके की चीजें रहती हैं, तो थोड़ा ट्राई कीजिए। या फिर देखिए किसी को ट्यूशन पढ़ा लीजिए यार, इस तरीके की चीजें आपका भी फायदा रहेगा और बंदे को भी फायदा मिल जाएगा किसी को। पर वहां पे ट्यूशन उन्हीं को पढ़ाना जहां से मतलब पैसे मिल सकते हो, ठीक ठाक फैमिली हो। और जो कोई गरीब बच्चा है उसको वैसे पढ़ा देना, उससे पैसे की उम्मीद मत रखना बेचारे को। ठीक है, तो ये कम से कम ये मत सोचना पैसे नहीं, तो कम से कम आप लोगों की पढ़ाई होगी, रिविजन होएगा। ओके, आगे देखिए क्या है, देखिए मतलब हेल्थ इंश्योरेंस जिससे क्या रहेगा, उनका आउट पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब देखिए जितना उनका पॉकेट में, जितना उनकी खुद की पॉकेट की कमाई होती है, उसमें से अगर जितना लगा देंगे तो उनकी खुद की पॉकेट एक सेफ रहेगी। तो जितना आउट ऑफ पॉकेट से जाके, मतलब अपने से भी जितना हो सकता है उससे जाके उनको करना पड़ता है। और अच्छे लेवल पे उनको एक प्रॉपर लेवल, एक प्रॉपर अगर इंश्योरेंस रहेगा तो प्रॉपर लेवल की फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, उनको सेक्युलिजन, देखिए यहाँ पे इस तरीके के वर्ड अगर हम यूज करेंगे, इस तरीके से आप लोगों को बीच बीच में बताऊंगा। तो सेक्युलिजन होता है तन्हाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को वर्ड भी याद रहेगा कि हमने कहाँ पे यूज किया, तो अलग से उनको वर्ड को डिस्कस करने से अच्छा है ऐसे बीच में यूज किया करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेटिंग सेक्युलिज्म, तो तन्हाई से उनको दूर रखना है, मतलब तन्हाई से उनको दूर ले जाना, उनको तन्हाई से दूर ले जाना है, उनके साथ मिल मिल के रहना है। ठीक है, तो मिलजुल के रहना है उनके साथ में, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सुनना है अच्छे से। तो वो सारी चीजें हैं, तो इस तरीके से हम अपना वोकैबुलरी डिस्कस कर लिया करेंगे बीच में। यहाँ पे ये वर्ड यूज हो गया।
आगे से देखिए क्या ये होता है इलेक्ट्रो कॉन्वोल्यूसिव थेरेपी। ये क्या होता है, जो करंट वगैरह दिया जाता है। हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, जो माइनर आदमी होते हैं, जो माइनर बच्चे वगैरह होते हैं, उनको तो ये देने के लिए बैन लगा दिया गया है। जो एडल्ट होते हैं उनको पहले एनेस्थीसिया दिया है, मतलब एनेस्थीसिया जैसे कि बेहोश कर दिया गया, या फिर उनको उस तरीके से जिससे कि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो वो करने में। ये चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, तो ये सारे सोल्यूशन है यहाँ पे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात हो गई, वैसे ही थी कि मॉडर्न ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसमें मॉडर्न ट्रीटमेंट के तहत क्या किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की गई है कि जो भी आदमी होगा उसको फैमिली और कम्युनिटी के साथ में रखा जाएगा, उसको अलग नहीं रखा जाएगा। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही प्रॉपर वे में मिलकर काम करेंगे, रिहेबिलिट का काम करेंगे। मतलब इनको जहाँ पे इनको रिहेबिलिट करने का मतलब होता है, अगर किसी को रिहेबिलिटेशन का अगर नॉर्मल वर्ड देखे क्या होता है, मान लीजिए कहीं पे डैम वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, आदमियों को अगर वहां से डैम के पानी भर जाएगा तो उनको क्या होता है, वहां से ले जाए किसी और जगह पे उनको अच्छी जगह देना, तो इसलिए बोलते हैं उनको रिहेबिलिट कर दिया गया है। तो इसलिए इनका रिहेबिलिट किया जाता है, इनको प्रॉपर वे में सोसाइटी में रखा जाएगा जिससे कि कोई प्रॉब्लम फेस न करें ये लोग। ओके, तो ये कंप्लीट आर्टिकल था। कंप्लीट आर्टिकल आप लोगों का तैयार हो गया। अगर इसके ऊपर अब कुछ भी क्वेश्चन आएगा, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों की पहुंच से बाहर होगा वो क्वेश्चन। आइए अब आगे चलते हैं। तो पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले। ये तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप लोगों को पूरा आंसर आर्टिकल में मिल जाएगा, आप बहुत ही अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो ढंग से क्वेश्चन सुन लीजिए, किस तरीके से क्वेश्चन है ये। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आगे भी आएगा, आर्टिकल भी बताऊंगा कौन से आर्टिकल में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से डिफाइन करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द एक्सप्रेशन। फिर कह रहा है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑन द, मतलब लिमिटेशन क्या है ऑन द सेट फ्रीडम, जो फ्रीडम दी गई है, फ्रीडम तो दे दी है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन भी रखी गई है। वो 7 लिमिटेशन है, हम उनको देखेंगे आगे। वाई आर द फिल्म बैन, फिल्म बैन क्यों की जाती है, और ये जो बैन की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। तो देखिए वो सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे। 7 लेवल पे बैन की जा सकती है और 6 लेवल पे हम बैन करते हैं, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है जिस तरीके से हम लोग बैन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शुड देयर बी ए सेंसरशिप ऑफ फिल्म, मतलब फिल्म पे सेंसरशिप लगानी चाहिए। क्रिटिकली डिस्कस इन द लाइट ऑफ रिलीज, जो कि अभी श्याम बेनेगल कमेटी आई थी, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, याद रखना। श्याम बेनेगल कमेटी का भी नाम याद रखना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है एसएससी और बैंकिंग जैसे पेपरों में। तो ठीक है, तो श्याम बेनेगल ट्रीटी जो बताया गया था, उसके बाद में श्याम बेनेगल ट्रीटी ने जो अपने सेशन दिए थे, तो उसको क्या करना है, क्रिटिकली डिस्कस करना है कि जो उसने अपने मतलब सजेशन दिए थे किस तरीके से उसको सर्टिफाइड करना चाहिए फिल्म को, और बैन करना चाहिए, कट करना चाहिए, तो उसके सजेशन क्या है क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। ठीक है ना, तो श्याम बेनेगल कमेटी को आप लोग देखिएगा एक बार, मैंने पीछे भी इसको लोगों मैंने 2-3 बार पहले भी इसको आप लोगों को बता चुका हूँ, आप लोगों का रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब आर्टिकल देख लेते हैं, प्रॉपर वे में आर्टिकल चलेगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, तो पूरे आंसर का इसका ऊपर वाले का पूरा ढंग से क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। आर्टिकल जो लिखा गया है जस्टिस आर एस चौहान के द्वारा लिखा गया है, कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस थे। देखिए क्या बोला है स्टार्टिंग में, पहले ये देख लीजिए आप। क्लैंपिंग होता है दबाना, डाउन द क्रिएटिविटी, मतलब जो क्रिएटिविटी निकल के आती है मूवियों के थ्रू, उसको दबाया जा रहा है आज की डेट में, तो क्लैंपिंग होता है दबाना। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये न्यूज में क्यों आया, न्यूज में इसलिए आया, आप लोगों ने अभी 2 मूवी का नाम सुना होगा, एक तो है पद्मावती संजय लीला भंसाली की, ठीक है, भंसाली भंसाली नहीं और दूसरी है प्रकाश झा की, जो कि लिपस्टिक अंडर माई बुरका। तो ये दोनों अभी इनके ऊपर बैन से रिलेटेड चीजें निकल के आई, तो ये बहुत ही ज्यादा डिबेट चल रहा था इनके ऊपर, तो उसके ऊपर ये एक्साइटेड हो गए, आर्टिकल लिख डाला इन्होंने। आर्टिकल बहुत ही अच्छा लिखा है, बहुत ही फायदे का रहेगा हम लोगों के लिए। इन्होंने क्या बोला है कि देखिए एनुअली हर साल हमारे यहाँ पे 1600 से 2000 फिल्में बनाई जाती है हिंदी में और रीजनल लैंग्वेज में टोटल मिला के। तो लार्जेस्ट फिल्म हमारे यहाँ वर्ल्ड में बनाई जाती है, पहले तो आप लोगों को यही याद रखना है। तो देखिए बहुत मतलब बड़ा नंबर हो गया ना 2000 लगभग। ठीक है, तो देखिए अगर देखा जाए इस तरीके से, तो ये हमारे कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पाइवेटल रोल प्रोवाइड कराते हैं हमारी कंट्री में। तो किस तरीके से प्रोवाइड कराती है, एक तो एजुकेशन के लिए में बहुत सारी मूवी आती है, जैसे तारे जमी पर हो गए, मतलब शिक्षा की दृष्टि से बनाई जाती है। दूसरा नेशनल कैरेक्टर के रूप में आती है, कई सारी मूवी इस तरीके से आती है कि हमारी मतलब हमारी खुद की कंट्री ने हमने क्या क्या अचीव कर लिया, इस तरीके की चीजें दिखाती है, हमारी फोर्स कैसी है किस तरीके से, तो उस तरीके की मूवी आती है कई सारी। ठीक है, तो मतलब हमारे नेशनल कैरेक्टर को, जैसे बॉर्डर वगैरह जैसी मूवी हुई किस तरीके से दिखाई गई है, लक्ष्य मूवी हो गई। और मिरर ऑफ द सोसाइटी दिखाती है कई मूवी की, सोसाइटी में क्या चला है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड राजनीति की मूवी आती है कई बार, और वुमेन से रिलेटेड मूवी आती है कई बार निकल के, जिसमें दिखाया जाता है कि वुमेन की क्या कंडीशन है। तो सोसाइटी के लिए एक ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड कराती है कई फील्ड में, और इसीलिए देखिए मूवी को बैन किया जाता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हमारी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नाम याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे से वर्ड को यूज किया जा सकता है। ठीक है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों में हमको महारत हासिल है। और सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी का नाम आ जाए तो वो कौन सा है, याद आ रहा है कुछ, नहीं याद आया, चलिए आप भी क्या याद रखेंगे, मैं बताता हूँ अपने आप यूएसए। ठीक है, यूएसए उसको याद रखिएगा। ओके,
तो सेंसरशिप लगाना इस तरीके से ये कहीं ना कहीं हम लोगों के हित में नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी को देखते हुए ये बोला गया है यहाँ पे आर्टिकल में। आइए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से अच्छा आर्टिकल एकदम ढंग से स्टार्ट होता है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमको गारंटी दी जाती है फंडामेंटल राइट की। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि किस कंट्री से हमने ये लिए हैं, उस कंट्री में इनको बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। कमेंट बॉक्स में नीचे दीजिएगा। तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द एक्सप्रेशन किसके अंदर आता है? ये आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर आता है। याद रखिएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीज दी जाती है, ठीक है। और किस में आता है फंडामेंटल राइट? पार्ट, याद आ रहा है कुछ? डालो डालो, दिमाग पे जोर डालो, आ जाएगा। पार्ट 3 में, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके अंदर आता है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से देखा जाए तो इंटर रिलेशनशिप इन्होंने बताई गई है। इंटर रिलेशनशिप किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन में और सिनेमा में, दोनों में राइट की, दोनों में देखा जाए तो एक वही चीजें आती हैं, तो इसलिए इनको इंटर रिलेशनशिप बताया गया है। और प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए प्रियम्बल को तो आप लोग जितनी बार पढ़ डाले उतना कम है। प्रियम्बल को तो मॉर्निंग में जैसे उठ के भगवान की पूजा करते हैं ना, एक बार को प्रियम्बल पढ़ डाला कीजिए, कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के वैसे ही सोल्व हो जाएंगे। उसमें जैसे सोशल, जैसे उसमें कई सारे वर्ड यूज किए गए हैं प्रियम्बल में। कौन कौन से वर्ड है याद आ रहे हैं जो एक लाइन में आते हैं और कई बार पूछे भी जाते हैं एग्जाम में? जैसे कि सोवरेन हो गया, फिर उसके बाद में कौन सा आता है? सोशलिस्ट हो गया, उसके बाद में कौन सा आता है? सेक्युलर हो गया, उसके बाद में कौन सा आता है? डेमोक्रेटिक हो गया, उसके बाद में कौन सा आता है? रिपब्लिक हो गया। तो इनको याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का तरीका कुछ याद है आप लोगों को? तो डिक्शनरी के घटते हुए क्रम से याद रखना आप लोगों को। डिक्शनरी में सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद में ये आएगा, उसके बाद में ये आएगा। तो डिक्शनरी का घटता हुआ क्रम जा रहा है इस तरीके से, और आगे फिर डॉक्टर आ गया। तो इनको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है ये कौन कौन से वर्ड इनको लाइन में लगाने का आ जाता है कई बार, तो इनको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। तो देखिए क्या बोला गया, नोट एब्सोल्यूट, या एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि आपके पास में फंडामेंटल राइट है आप किसी को भी जाके थप्पड़ मार दे, फिर उसके पास भी फंडामेंटल राइट है, वो भी आगे थप्पड़ मारेगा दबा के उसी तरीके से। तो ये क्या बोला गया यहाँ पे, वर्ड भी यूज किया है इन्होंने, थोड़ा डिफरेंट वर्ड है ये क्या बोला गया यहाँ पे? अनब्रेडल्ड, मतलब बेलगाम। बेलगाम घोड़ा नहीं है ये कि उसके पास फंडामेंटल राइट है तो बेलगाम घोड़ी की, घोड़े वाली चीज हो गई। लगाम लगी हुई है। लगाम क्या लगी हुई है? ये देखिए आर्टिकल 19(2) में लगाम लगी हुई है, थोड़ी सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज की गई है। सबसे पहले तो किसके ऊपर? अगर स्टेट की सिक्योरिटी को लेकर आप लोग बोले कि मैं तो बम फोड़ूंगा, मुझे फंडामेंटल राइट है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी आप लोग तोड़ने लगे यहाँ पे आके, कुछ भी मतलब देश को इस तरीके की चीजें बन जाए कि देश की इंटीग्रिटी पे और सोवरेनिटी पे धब्बा लगने लगे। और अगर किसी कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन है उसमें खराबी आ जाए, जैसे मालवीय जी हो गए, भागे वहां पे, अगर कंट्री के रिलेशन में खराबी आएगी तो आपको फंडामेंटल राइट नहीं है वो करने का। पब्लिक ऑर्डर बनाना, ऑर्डर बना होना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी आट के उथल पुथल मचा दे कहीं पे भी, ठीक है ना। डिसेंसी और मोरालिटी होनी चाहिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बनी होनी चाहिए हर टाइम। और देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, अगर कोर्ट ने बुलाया है और आप लोग नहीं जा रहे हैं, और 2-3 बार बुला लिया नहीं जा रहे हैं, उसके बाद में फिर फंडामेंटल राइट सब खत्म हो जाता है साइड में, फिर कोर्ट बताएगा आप लोगों को क्या चीजें होती हैं। और फिर होता है डिफेमेशन, अगर किसी को डिफेम कर दिया आप लोगों ने, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और अरुण जेटली जी का केस चल रहा है, तो अरुण जेटली जी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर बोल दिया है कि मुझे 10 करोड़ रुपए दे, तूने बदतमीजी की है। अरविंद केजरीवाल बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं कि उसने ये कर रखा है, उसने ये कर रखा है, तो इसलिए उनके ऊपर बहुत सारे डिफेम, उसके उनके ऊपर बहुत सारे डिफेमेशन के केस चलते रहते हैं। तो ये याद रखिएगा। तो ये 7 ग्राउंड है जिसके ऊपर हम किसी चीज को इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो फिल्म जो बैन की जाती है, इन 7 में से कोई भी यूज नहीं किया जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। थोड़ा सा इसको आर्टिकल को 2-3 बार रिवाइज कर लिया, काफी अच्छा आर्टिकल है ये। अब ये 6 कंडीशन दी गई है जिसके ऊपर बैन किया जाता है, 6 रीजन दिए गए हैं जिसके ऊपर बैन किया जाता है। फर्स्ट क्या हो गया? फर्स्ट हो गया कंट्री। देखिए जिस तरीके से अगर कंट्री इन बैड लाइट, अगर कंट्री को गलत तरीके से दिखाया जाए, आप लोगों ने देखा होगा बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई थी इंडियाज डॉटर, जो 2012 में निर्भया केस हुआ था, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, जो जेल में बंद है वो बंदे, उनका इंटरव्यू लिया गया था और उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया था, तो हमारी कंट्री में दिखाता है कितनी डिटोरेटेड कंडीशन है, तो उसको बैन कर दिया था हम लोगों ने। सेकंड क्या दिखाता है? अगर किसी लीडर की, जिसे किसी लीडर की मतलब एक तरीके से गलत कंडीशन में उसको दिखाता है, उसको मतलब जिस तरीके से लीडर पे अगर लीडरशिप पे कोई क्वेश्चन मार्क लगाता है तो उसको भी कर दिया जाता है, जिस तरीके से आंधी का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। और किस्सा, ये वाली फिल्म है किस्सा कुर्सी का, कुर्सी नाम आ गया ना, कुर्सी के पीछे भागते रहते हैं, तो उन पे बैन लगा दिया जाता है। थर्ड क्या? कम्युनल वायलेंस अगर कोई होता है, जाति पाति को लेके अगर कोई इस तरीके से कम्युनल वायलेंस अगर भड़काया जाता है, उस पर बैन लगा दिया जाता है। फोर्थ क्या है? अगर रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया जाता है, द विंची कोड में जिस तरीके से रिलीजियस को सेंटिमेंट को, क्रिश्चियन कम्युनिटी के उसको मतलब रिलीजन सेंटिमेंट को हर्ट किया गया था, उस पर हम लोगों ने बैन लगा दिया था यहाँ पे। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ वाला भी बहुत ही अच्छा है,
इसमें क्या करते हैं, इसमें ओब्सैनिटी, ओब्सैनिटी क्या होती है, बेहुदापन, बेहुदा कम मतलब जैसे कि मीरा नायर की कामसूत्रा, तो कामसूत्रा जैसी मूवियां दिखाई जा रही हैं सोसाइटी में, तो उसके ऊपर ये बोल रहे हैं। हालांकि ये सारी हमारी कल्चर में भी है, कई सारे मंदिर भी हैं इनसे रिलेटेड, पर लेकिन हमारे यहाँ पे बैन लगा दिया जाता है, तो ये सारे गलत बोल रहे हैं इनको कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो इस वाली मूवी के ऊपर जिसमें कि 16th सेंचुरी की चीजें दिखाई जाती हैं, तो फोर फोर लवर के बारे में बातें है ये कामसूत्रा मूवी, तो उसके ऊपर बताया गया है। और जो सिक्स यहाँ पे जो फाइनली है, ये क्या है, ये फाइनली किसके ऊपर है, ये भी इसी तरीके का कुछ है। यहाँ पे क्या जिक्र किया गया है, यहाँ पे किया गया टेबूड, टेबूड होता है अनुचित, जिस तरीके से अनुचित किसे होता है, जैसे लेस्बियन, ठीक है ना, और ट्रांससेक्सुअलिटी, जिस तरीके से लेस्बियन हो गया, ट्रांससेक्सुअलिटी हो गया, तो इस तरीके की मूवी फायर है और गुलाबी आईना है, तो इन जैसी मूवियों को भी बैन किया गया है हमारे यहाँ पे, जो कि एक भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो 19(2) का आर्टिकल है उसमें कवर नहीं होता है। 92 आर्टिकल कौन सा था, जिसके अंदर वो सारी चीजें आ रही थी, ठीक है ना, जो 19(2) का आर्टिकल था, एक मिनट, जिसके अंदर सात की सात चीजें आई थी, हम लोगों ने अभी डिस्कस की थी ना, ये सात की सात चीजें जो इसके अंदर आई थी, तो कोई भी उसमें फॉलो नहीं किया गया, वहां पे आप लोग देखेंगे तो, और सातों के सातों में जो उन्होंने 6 के ऊपर बैन बताया है। तो आगे क्या बोल रहे हैं कि जिस तरीके से बैन ऑन द फिल्म किया जाता है जो कि क्रिटिसाइज ऑफ द नेशन कर रही है, तो ये हमारी एक मैच्योरिटी दिखाता है, एक इमेच्योरिटी दिखाता है। और मतलब देखिए, अगर हम हमारा कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है तो हमको अपने में एक मौका मिल रहा है अपने आप को सुधारने का, पर लेकिन हम वो मौका छोड़ के ऊपर से बैन लगा देते हैं मूवियों के ऊपर। और देखिए बहुत सारी मूवियां होती है, वो क्या करती है, कंडीशन ऑफ वुमेन दिखाती है, जैसे कि वाटर का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। तो इस तरीके से अगर कोई मूवी अगर सोसाइटी के बारे में दिखा रही है और हम उसको एक बैन कर दे रहे हैं, ये तो गलत बात हो गई ना, हमको उसको इम्प्रूव करना चाहिए, तो ये सजेशन दे रहे हैं यहाँ पे। तो स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट अपने हाथ में सारी परमिशन रख रहा है कि लोगों को क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, लोगों के लिए क्या सही है, क्या नहीं है। देखिए ये तो मैं आप लोगों को बच्चों के लिए भी बोलूंगा, अगर आपके आसपास में कोई बच्चा है, उसको कभी भी ये मत बताइए कि ये करना चाहिए तुझे, ये नहीं करना चाहिए। उसको हमेशा ये बताइए कि ये सही है और ये गलत है, अब अपने आप चूज कर कि कौन सा करना चाहिए रहेगा तेरे लिए। तो इस तरीके से सजेशन दिया करो, मतलब कभी भी पूरा ये मत बताओ कि ये कर ये सही है और ये कर ये गलत है, नहीं, दो बता दो कि ये करेगा तो ये हो जाएगा और ये करेगा तो ये हो जाएगा। अब उनको रीजनेबल थिंकिंग दो, उनको सोचने की कैपेबिलिटी दो, जिससे कि उनको पता चले कि उनको क्या करना चाहिए। तो अब चूज कर कि इससे फायदे हैं और इससे नुकसान है, तो कौन सा चूज करेगा, उनके ऊपर छोड़ दो वो, तो इससे वो सोचेंगे थोड़ा बैठ के, ठीक है। तो इस तरीके से बोली गई है यहाँ पे चीजें। और देखिए और क्या बोला गया है कि दो छोटे छोटे ग्रुप की वजह से अगर किसी मूवी को बैन कर दिया जाता है, अमरावती का ले लीजिए, जिस तरीके से बैन किया जा रहा है, अगर छोटी सी, तो बहुत बड़ी एक लार्ज मेजोरिटी पीपल उसको एंजॉय करने से रुक जाती है, वो देख ही नहीं पाती है। तो इस तरीके से ये एक बैन, इस तरीके का अगर बैन लगाया जाता है तो ये फार्सिकल है, हंसी भरा है एक तरीके से, ये कोई बैन ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो फार्सिकल वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से तीन चार एग्जाम्पल देते हैं। एक तो कौन सा है, अमर्त्य सेन जी का, दूसरा क्या है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो हमारे प्राइम प्रेसिडेंट थे, तीसरा कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन का देता है, और फोर्थ देते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में। अमर्त्य सेन जी की बुक है, याद रखेगा, आर्गुमेंटेटिव इंडियन। तो इसके बारे में इन्होंने बताया कि उनको खुद को, अगर जब तक वो खुद को एक तरीके से मतलब सोचने की कैपेबिलिटी नहीं रहेगी, हमारी कल्चर ही है ये, डेमोक्रेसी सर्वाइव इसी के ऊपर करती है कि हमको डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो सोचने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर, तो उसको कर्टेल नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से इन्होंने बोला था कि जो हमारी इनकी बुक थी, इनकी बुक का भी नाम याद रखिएगा, इनकी बुक का नाम था द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं, ठीक है ना याद हो जाएगा, चलिए आपको इसी बहाने, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। तो उसके बेस पे भी इन्होंने बोला था कि जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सिविलाइजेशन है, जो बेस है वो एसिमिलेशन के ऊपर है, मतलब एक तरीके से एग्जामिनेशन के ऊपर बेस है, चीजों को देखना और परखती है हमारी सोसाइटी, ऐसा नहीं है उनको कुछ भी दे दो उठा के। हमारी सोसाइटी में सोचने समझने की क्षमता है। कॉन्स्टिट्यूशन में वही सारी चीजें बताई गई है, इंक्लूसिवनेस की और प्लूरलिज्म की, तो सब मिलजुल के वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। तो इस तरीके से अगर आप लोग बैन लगा रहे हैं, तो वो भी इमेजिनेटिव थिंकिंग को आप साइड में रख रहे हैं उठा के, क्रिएटिविटी को साइड में रख रहे हैं आप लोग उठा के, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी के ही अगेंस्ट है। जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी थीम है, उसके उसके बेस है, उसके अपोजिट में है, और डेमोक्रेसी और नेशनल इंटरेस्ट में भी नहीं है। और महात्मा गांधी जी की भी कोट यहाँ पे ये बताते हैं, बहुत ही अच्छी कोट है, इसको यूज कर सकते हैं आप। गांधी जी ने क्या बोला था, आई डू नॉट वांट माई हाउस टू बी वॉल्ड इन ऑल द साइड, मतलब चारों साइड से मेरे घर में दीवार नहीं होनी चाहिए, और जो विंडो भी है वो खुली हुई होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो कल्चर है, इस तरीके से क्या बोल रहे हैं कि जो कल्चर है, ऑल द लैंड ऑफ कल्चर, मतलब मेरे घर में हर एक तरीके का इंसान आ सकता है, हर कल्चर का इंसान आ सकता है, पर किसी से भी मुझे इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि किसी एक के साथ में आके मैं रहने लगूं, मतलब मुझे क्या रहना है, एक तरीके से सेक्युलर रहना है। तो काइंड ऑफ चीजों आप लोग लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी कोट है, आप लोग आराम से इसको यूज कर सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं।
तो ये आपका पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो गया, ये आपका पूरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आप लोगों को अब आंसर देना है, बहुत ही अच्छे से आंसर दे सकते हैं, जहां मन करे वहां आंसर दीजिए। फेसबुक पे भी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं और नीचे भी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे हालांकि बंदे आज की डेट में भी ज्यादा आंसर दे रहे हैं काफी अच्छे से, ठीक है ना। तो जहां भी और एक दूसरे का आंसर इवेल्युएट कीजिए यार, देखिए वही सबसे अच्छी चीज है। कोई क्योंकि आप सारे पॉइंट इंक्लूड नहीं कर सकते हैं और दूसरा बंदा सारे पॉइंट इंक्लूड नहीं कर सकता, तो दूसरे वाले ने कितने इंक्लूड किए और आपने कितने इंक्लूड किए, आप उसमें अपने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं फिर वो वाले पॉइंट। ओके, अब वही कपिल शर्मा वाला केस आ गया। कपिल शर्मा ने फ्लाइट के अंदर जो बदतमीजी की है, तो ऐसी अगर इस तरीके कोई करता है और जैसे एमपी ने भी किसी बदतमीजी की है या फिर कोई और कर रहा है, तो उससे रिलेटेड ये चीज है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड डिसरप्टिव होता है, हानिकारक। तो इस तरीके से सिविल एविएशन के पैसेंजर के लिए भी हानिकारक है वो एक तरीके से, और एक तरीके से मतलब जो एयर एयर रेज बोला है इन्होंने, इसको बोलता है क्रोध। तो उस तरीके से इंडिया में किस तरीके से डील करता है अगर किसी आदमी को फ्लाइट के अंदर क्रोध आता है, और यहाँ पे अब्रोड में किस तरीके से डील किया जाता है, तो दोनों के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए 1937 के रूल के हिसाब से यहाँ पे बातें चल रही हैं हमारे यहाँ पे। जुरिडिक्शन है, मतलब किस तरीके से करता है, अगर अगर इसमें सबसे बड़ा रोल कौन करता है, जो पायलट होता है कमांडेंट, तो उसका क्रूशियल रोल है। तो क्या करते हैं, नो फ्लाई लिस्ट में डाल देते हैं, क्या इस आदमी को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया तो ये आदमी कभी भी फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके की चीज है यहाँ पे, और कई को डाला भी गया है और एयर इंडिया ने भी यही डिसाइड किया है। लेकिन अब्रोड में और यूएसए में क्या होता है वहां पे, ये देखिए ये क्या है, आईटीए इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। आप लोगों को बताना इसका हेडक्वार्टर का है, ठीक है। ये इसके बारे में बताइए क्योंकि न्यूज में है, तो आप लोग थोड़ा सा और भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर देखिए इस तरीके के लगभग 10,000 केस हर साल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, देखिए नॉर्मली एक तो अल्कोहल कटिंग कर देते हैं जिससे कि दारू ना पी सके कोई, ठीक है। उसके बाद में अगर अगर फिर भी कोई कर रहा है तो प्लास्टिक की हैंड कफ, इस तरीके से हथकड़ी होती है, हथकड़ी लगा देते हैं, मतलब बांध दिया वहीं पे, अब बैठा रहा, ना तो फुदकेगा ना उछलेगा, शांति में बैठ रहना, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीजें, ये सही है, ये सही लगा मुझे, इंडिया में भी करना चाहिए। बांध दो वहीं पे और फिर 2-3 दिन तक बंद रखो वहीं पे, मतलब हद होगी यार, पब्लिक प्लेस में बदतमीजी कर रहे हैं, कोई तरीका होता है ये। और आगे क्या करते हैं, आगे देखिए स्टीफर मतलब कड़ा, कड़ा फाइन, प्रोसिक्यूशन एंड फाइन लगा सकते हैं, और जेल का सेंटेंस, मतलब जेल भी अच्छी खासी जेल दी जा सकती है। तो इस तरीके से वहां पे डिटोरेटेड, मतलब इस तरीके से डिटोरेट किया जाता है कि आदमी जो है इस तरीके की चीजें ना करे, और वो इन इन इस तरीके की कंडीशन से डिस्टेंस बनाए रखें। ये आर्टिकल एनएसजी के बारे में है। एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। हाँ हाँ, हो गया कुछ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है क्या, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि 1974 में बनाया गया था। इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस टाइम पे ये फाइंड किया गया था। क्यों किया गया था, ताकि ऐसी कंट्री जो कि न्यूक्लियर के टेस्ट करती हैं, बम बनाने की चीजें करती हैं, उनको न्यूक्लियर का फ्यूल जो कि यूरेनियम लगा सकते हैं 235 वगैरह, या कोई भी अगर जो न्यूक्लियर फ्यूल है जो यूज किया जाता है, वो इन कंट्रियों तक ना पहुंच पाए। तो इस तरीके का ये बनाया गया था इंडिया को अपोज करने के लिए। यूएसए ने इसको सबसे ज्यादा, यूएसए ने उस टाइम पे फोकस किया था। अगर आप डेट देखें तो कब की डेट है, 1974। 1971 की लड़ाई आप लोगों को याद होगी, जिससे बांग्लादेश आजाद हुआ था। ईस्टर्न बांग्लादेश को आज जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, आज की डेट में बांग्लादेश बोलते हैं। तो उस टाइम पे जो यूएसए था वो किसकी साइड में था, वो पाकिस्तान की साइड में था, तो हमेशा इंडिया को अपोज करता था। तो वो चीज थी उस टाइम पे, ये बनाया गया था। आज की डेट में कंडीशन बिल्कुल उल्टी हो चुकी है, आज यूएसए ही सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है कि इंडिया इसमें पहुंच जाए। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, तो देखिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जो हमको कौन बैन कर रहा है, एक तो सबसे बड़ी है चाइना, हमारे रास्ते में रोड़ा डाले हुए है। चाइना के साथ में न्यूजीलैंड, आयरलैंड, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ये कंट्री भी, इन कंट्री की भी बराबर हिस्सेदारी है, पर चाइना से कम है, चाइना ज्यादा हिस्सेदार रखता है। और चाइना तो अपोज करता है यूएसए को भी, जो यूएसए हम लोगों को सपोर्ट करता है कि ये गलत चीज है। क्यों ये कर रहा है ऐसा, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना चाहता है कि हम पहले एनपीटी के मेंबर बने। एनपीटी क्या है, ये नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी क्या है, नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी एक ऐसी ट्रीटी है, आइए आप लोगों को दिखा देते हैं। ये हो गई एनपीटी। एनपीटी है नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी। देखिए सबसे बड़ी बात तो पहले इसके मेंबर देखिए, ये मेंबर नहीं है इसके, ये ना, तो ये यहाँ पे कौन हो गया, समझ में आ रहा है, अभी बता रहा था मैं, 2011 में बना था, नाम याद नहीं आया, इतनी जल्दी भूल जाते हो यार, सोचो। साउथ सुडान, जो कि ऊपर वाला कौन सा था, बड़े वाला सुडान, तो उसमें से निकला था साउथ सुडान, याद रखना इसको, 2011 में बना था। ये एनपीटी का मेंबर नहीं है, इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, और सबका फेवरेट साउथ कोरिया नहीं है, और इसराइल भी नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कौन कौन से हो गए, कौन कौन से हो गए, इंडिया हो गया, और ये क्या नाम हो गया इसका, इसराइल हो गया, पाकिस्तान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ठीक है। और जो ये वाला है, ये तो एक तो ये वाला जो हो गया, इसने विद्रोह
इसने तो विड्रॉ कर लिया था, पहले तो था ये नॉर्थ कोरिया वाला में जो बदतमीज इंसान रहता है ना, वो पहले था, फिर उसने बाद में विड्रॉ कर लिया, उसको दिखने लगा मुझे मम बनाने हैं और ये लोग मुझे बनाने नहीं देंगे, तो उसने बाद में विड्रॉ कर लिया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये 5 आदमी है फिलहाल जो नहीं है, तो पहले था ये विड्रॉ कर लिया था, और ये 4 ऐसे हैं जो आज तक गए नहीं है वहां पे, जिसने आज तक साइन ही नहीं किया है। तो नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन ये ट्रीटी है क्या? सबसे बड़ी बात क्या है इसकी, देखिए ऑब्जेक्शन उठाते हैं किस में, न्यूक्लियर वेपन कोई ना बना सके, डिसआर्मामेंट करना, पीसफुल टेक्नोलॉजी, पीसफुल यूज करना न्यूक्लियर का, और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना, मतलब डिसआर्मामेंट मतलब जिससे कि न्यूक्लियर वेपन जिसने बना लिया उसके भी खत्म करना, तो उस पर फोकस करके चलते हैं ये लोग। तो 2011 में साउथ सुडान बना था, आप लोगों ने पता होगा, जिसने तभी ने पर ज्वाइन नहीं किया, कह रहा है नहीं करना है, पता चला पता चला ऊपर वाला सुडान कल को मुझे कुछ बोलने लगे तो उसको सबक तो सिखा दूंगा मैं। तो इसलिए हमेशा अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए इस तरीके की चीजें ये लोग करते हैं। ओके, तो आज समझ में आ गया होगा एनपीटी क्या होता है। आइए अब आगे चलते हैं। तो एनपीटी क्या होता है ये तो चीज समझ में आ गई। अभी क्या है, तो जो न्यू दिल्ली है और बीजिंग है, दोनों के बीच में रस्साकसी चलती रहती है। तो रस्साकसी तो चलती रहती है, डोजन ऑफ कंट्री जो है, देखिए ये वाली कंट्री है, वो वाली कहती है कि हमको पहले क्या कहती है, जैसे कि मैक्सिको हो गया, ब्राजील हो गया, नॉर्वे हो गया, आयरलैंड हो गया, ये भी देखनी है आप लोगों को। चलिए आप लोगों को दिखाई देते हैं, कहाँ गए भैया मैप, रुकिए 1 मिनट, कहाँ गया कहाँ गया। तो ये देखिए, ये हो गया यहाँ पे ब्राजील, ठीक है, ब्राजील हो गया यहाँ पे, ब्राजील इधर पड़ गया है, सबसे बड़ा कंट्री यहाँ पे एरिया वाइज ब्राजील ही है, ठीक है। ये ब्राजील हो गया यहाँ पे, ब्राजील में याद भी होगा अमेजन के फॉरेस्ट ब्राजील में ही है, नदी भी यहाँ पे, ठीक है। ब्राजील हो गया, दूसरा क्या हो गया, नॉर्वे हो गया, ये फिनलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, ये सारी कंट्री जिनके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे। और कौन सी कंट्री थी, और कौन सी कंट्री थी, नॉर्वे हो गया, आयरलैंड हो गया, बस और क्या देखोगे, काफी देख लिया। अब आगे चलो, इटली को भी देखना है। इटली तो हमारे साथ में, इटली क्या कर रही है, इटली तो हमारे साथ में बार्गेनिंग कर रही है, क्या कह रही है, तुम हमारा फायदा करो, हम तुम्हारा यहाँ पे फायदा करेंगे। ये देखिए, ये रही छोटी सी इटली यहाँ पे पड़ती है। तो इनके क्या, इटली का कहने वाला, इटली का क्या कहना है कि हमारा इटली के साथ में टू मैराइन वाला इशू चल रहा है। आप लोगों को पता होगा कि 2 फिशरमैन थे इस इटली के, फिशरमैन नहीं, 2 मैराइन, 2 इटली के सिपाही थे। उन्होंने क्या किया, 2 फिशरमैन इंडिया के मार दिया गए थे। तो वे इंडिया की जेलों में पड़े रहते थे। आप लोगों ने देखा होगा, कभी अपना फेस्टिवल बनाने जा रहे हैं, फिर जाके उन्होंने बोले था हम नहीं आएंगे, तो इंडिया ने एम्बेसडर बहुत सारे इशू बन गए थे। तो इटली वाले चाहते हैं कि वो इशू हम इनके साथ में सोल्व कर ले, तो ये हमें अलाउ कर देंगे यहाँ पे। पर इंडिया ने डिसमस कर दिया इनका प्रपोजल कि नहीं चाहिए भैया, हम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। तो नेक्स्ट 2 ईयर में अब देखिए, देखिए बात क्या चल रही है यहाँ पे, चाइना क्या चाहता है कि पाकिस्तान को भी उनमें इंक्लूड कर ले, पर अगर इंडिया पाकिस्तान को इंक्लूड कर लेता है तब भी चाइना हमको इंक्लूड नहीं करेगा उसमें। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर हमारा उसमें इंक्लूजन हो जाता है तो P5 कंट्री जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट 5 मेंबर है, ठीक है, तो परमानेंट 5 मेंबर कौन से हैं, रशिया हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, और कौन से है, याद आ रहा है कुछ, यूके हो गया, एक तो बता दो लास्ट वाला, नहीं याद आया, अरे सबसे बड़ा है वो तो यूएसए, ठीक है, तो यूएसए हो गया। तो ये कंट्री है P5 में, तो फिर इंडिया भी उसकी दावेदारी ज्यादा दिखा सकता है। तो देखिए, तो इसीलिए पाकिस्तान को इंडिया सपोर्ट भी करते, पर चाइना हम लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा, चाइना बहुत बदतमीज इंसान है। एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए, अगर ट्रंप जो हम तक, जो ओबामा जी थे वो हम तक अब तो सपोर्ट कर रहे थे, पर लेकिन अब ट्रंप के बारे में बोला जा रहा है। ट्रंप जी अपनी दुनियादारी में बिजी हैं, एक तो डोमेस्टिक में ही इतने सारी उनके साथ में कंट्रोवर्सी चली आ रही है, कहीं इलेक्शन के इशू, कहीं कैसे, एक नॉर्थ कोरिया वाले इंसान उनको नॉर्थ कोरिया वाले उनको दुनियादारी सुनाते रहते हैं, फिर ईरान वाले हो गए, आगे इस्लामिक स्टेट वाले उनके साथ में नोटंकी करते रहते हैं, वो बोलते हैं कि हमको खत्म करना है। तो इनका पूरा, आज की डेट में इनका पूरा जोर है उस साइड में, और इंडिया पे ज्यादा ध्यान नहीं है, हालांकि वो बोल रहे हैं कि हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में एनएसजी की मीटिंग होने वाली है, बिजेरन में होने वाली है, कहाँ पे पड़ता है, नॉर्वे में, मैंने आप लोगों को अभी दिखाया है, नॉर्वे, फिर से देखो, ये हो गया नॉर्वे, ठीक है, तो यहाँ पे होने जा रही है अभी। तो इसकी वजह से तो अब इसीलिए थोड़ा आर्टिकल भी और ये हो गया कि अब देखिए क्या होता है, दिस ईयर जून में होने वाली है। तो देखिए वैसे तो चाइना वही है, दुनियादारी चलती रहती है कि पाकिस्तान को इंक्लूड करो और ये करो, और पता नहीं क्या होगा अब आने वाले टाइम में, भगवान भरोसे बैठे हुए हैं। आइए अब चलते हैं आगे, आर्टिकल था हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। ये BS4 की बात चल रही है, जिसको भारत स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, तो तीसरे को फेज आउट करने की बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। देखिए पेज फर्स्ट की न्यूज है और पेज 10 की न्यूज है, ये न्यूज एनालिसिस स्टार्ट हो गया है यहाँ से हम लोगों का। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो हेल्थ है वो उसको ज्यादा ऊपर रखा जाएगा एज कम्पेयर टू जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उनके इंटरेस्ट को। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या कह रही है कि इसके हमारे पास में बहुत सारे व्हीकल है, अगर आप इसको फेज आउट कर देंगे तो इनका क्या होगा, हम तो बहुत ज्यादा घाटे में चले जाएंगे। ये वाला आर्टिकल कई सारे पेजों पे है, आज ये बिजनेस वाले पेज पे भी है, 5-6 पेजों पे है ये, तो यहीं पे पूरा जिस्ट बता देता हूँ। तो BS स्टैंडर्ड थर्ड होता है, तो थर्ड अब फेज आउट हो गया यहाँ पे, अब फोर्थ की तरफ को हम चल रहे हैं। थर्ड में क्या होता है, देखिए थर्ड में बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट होते हैं,
मतलब पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है उसकी वजह से। पर लेकिन जो फोर्थ आ रहा है उसमें क्या क्या फायदा है देखिए, एक तो लेस पोल्यूटेंट रहेगा, जो एनओ होती है, NO2 होता है या SO2 होता है, ये CO होता है, ये सारे जो व्हीकल जो BS3 के थे उनमें ज्यादा होता था, पर BS4 वालों में ये बहुत ही कम होगा। तो इसलिए क्या होगा, इन्वायरमेंटल बेनिफिट से और पब्लिक के बेनिफिट से, आप लोगों ने देखा होगा ओड इवन का भी कॉन्सेप्ट चला था। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट भी हम लोग चलाते रहते हैं। तो वो किस लिए चलाए जाते हैं, इसलिए चलाए जाते हैं ताकि हेल्थ को हम लोग बनाए रखें। पर लेकिन जैसे इसको फेज आउट करने की बात चल रही है, तो जितनी भी सारी और दूसरी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी या फिर जो भी है, वो लोग सब अपोज कर रहे हैं कि अगर आपने इसको फेज आउट कर दिया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे भाई, हमारे बारे में भी कुछ सोच लो, जनता जनता के बारे में सोच रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचूंगा, तुम हो बदतमीज, हम सोचेंगे ओनली जनता के बारे में, ठीक है, क्योंकि जनता के बारे में हम कोई नहीं सोचता है, आप लोग तो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि 1 अप्रैल से, आने वाली 1 अप्रैल, माना कि 1 अप्रैल आने वाली है अभी, तो 1 अप्रैल से बिल्कुल जो करना है वही करेंगे, आपकी एक भी नहीं सुनेंगे हम, ये बोला जा रहा है। तो BS4 को अप्लाई कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से, और पुराने वाले को फेज आउट कर दिया जाएगा, जितने भी मोटर व्हीकल है दुनियादारी सही है। तो सबको देखे, ये भी याद रखना है आप लोगों को, इसमें क्या है, 2 व्हीलर हो या कोई 3 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो और 5 व्हीलर भी हो चाहे, जो कि होता नहीं है, हालांकि हालांकि होता है यार, क्यों नहीं होता है, ट्रक वगैरह होते हैं उनमें 6 6 व्हीलर होते हैं वो। तो मतलब 6 व्हीलर हो, कोई भी हो, उसको फेज आउट कर दिया जाएगा। आप लोगों को क्या याद रखना है, मोटर व्हीकल एक्ट याद रखना है, 1988, 1988, 88 ऐसे बना सकते हैं आप, ये हो गया 88, ठीक है, 88 ऐसे लगा दिया। तो कैसे याद रखोगे, इसके ऊपर ट्रक रख दिया, तो 4 टायर हो गए, एक ये टायर हो गया, एक ये टायर हो गया, एक ये टायर हो गया, एक ये, तो पूरे ट्रक के 4 टायर बन गए, तो 1988 एक्ट याद हो गया, हो गया। ऐसे ही याद कर लिया करो यार, मजे मजे में पढ़ा करो, ये थोड़ी ना डिप्रेशन लेके पढ़ रहे हैं यार, मुझे पढ़ना है और ये करना है, इंजॉय 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 पढ़ा करो, सारी चीजें याद हो जाती हैं फिर, ठीक है। तो यही थी सारी चीजें इससे रिलेटेड। तो BS3 से बहुत सारी बुरी कंडीशन होती है जो कि BS4 से नहीं होती है। अब बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें होंगी, मतलब और भी कई सारे हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। सो जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोलियम के साथ में जो कि नेचुरल फ्यूल होता है उसको ऐड कर देते हैं हम, तो वो भी कई सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट टाइम। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला आर्टिकल भी पेज 1 पे और पेज 10 पे है। लोकसभा ने पास कर दिया है GST बिल आफ्टर ए मैराथन। मैराथन किसको बोलते हैं, बहुत लंबी दौड़ के बाद। आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से अरुण जेटली जी सबके सामने घूम रहे थे कि भाइयों सुन लो मेरी, कुछ तो मान लो मेरी। तो उन्होंने देखिए 4 बिल यहाँ पे, 4 तो पास हो गए हैं बिल यहाँ पे, ठीक है ना। अब पांचवा अभी देखा जाएगा, पांचवे में स्टेटों का हाथ है पूरा। उसमें क्या है, 4 में क्या है, सेंट्रल GST, इंटीग्रेटेड GST, GST कॉम्प्रिहेंशन और GST यूनियन टेरिटरी। और फिफ्थ क्या है, अब फिफ्थ होगा जो कि इनको पास करना है सबको, लेजिस्लेटिव को और स्टेट यूनियन को, तो सारी मिलकर पास करेंगी, तो ये पूरा GST पास हो गया। वैसे भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पर लेकिन इसके ऊपर 1 2 दिन में अब क्या आएगा, इसके ऊपर 1 2 दिन में अब एडिटोरियल में डिस्कशन आएगा, तब इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे तो कर चुका हूँ, ये भी आप लोगों को कई बार दिखा चुका हूँ, आप लोगों को अब याद भी हो गया होगा। GST काउंसिल चेयरमैन होता है, और पावर किसकी ज्यादा होती है, पावर स्टेट की ज्यादा होती है, कोरम 50% होता है, ये भी कई बार दिखा चुका हूँ। कॉन्ग्रेचुलेट किया प्राइम मिनिस्टर ने भी और अरुण जेटली जी ने भी कि थैंक्स लॉट फॉर ऑल दीज थिंग्स, हमारा साथ देने के लिए, और अब एंजॉय करो, इंडिया जो होगा वन मार्केट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आगे आने वाले टाइम में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। पेज 5 की न्यूज है, बहुत ही अच्छी न्यूज है। अर्ली शिफ्ट अगर रिन्यूएबल एनर्जी में हो जा रहा है तो काफी चीज कुछ, काफी क्लाइमेट मतलब काफी प्रॉब्लम सोल्व की जा सकती है, जो कि क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, वो सब दुनियादारी चल रही है। ये किसके द्वारा बोला गया है, ये बोला गया है IRENA, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। याद रखिएगा, इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, इस एजेंसी के बारे में कंप्लीट। अभी क्या किसके लिए बात चल रही है, ये बर्लिन, बर्लिन कहाँ पे है बताइए, जर्मनी में है। बर्लिन वाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग जिसको बोला गया है BETD 2070 हेल्ड हुआ है, 2000 मतलब 21 से, और 21 वो 20 से 21 मार्च तक हुआ है ये, ठीक है। तो इसके बाद में बोला जा रहा है कि अगर हम आगे आने वाले टाइम में प्रॉपर वे में चल रहे हैं, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस करके चलते हैं, तो आने वाले टाइम में बहुत फायदा हो सकता है। इंडिया का टारगेट याद रखना है, ये इंडिया का टारगेट है कितना है, 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, कब तक, 2022 तक। इसको यहाँ पे ढंग से देख लीजिए, पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे 2013 में क्या था, ये था, 2014 में क्या था, ये था। अब वहां तो छोड़िए, इतनी ज्यादा पीछे मत जाइए। 2017 में क्या है, 17 गीगावाट, 18 में क्या है, 32, ये देखिए 19 में क्या है, ये जंप देखिए, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये कितना है, ये सोलर का है, 75 किसका है, और बाकी की बात, बाकी बची हुई जो एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, या फिर आप लोगों की मतलब ये गोबर गैस वगैरह जो इनसे बनाते हैं, वो सारी चीजें हो गई, जानते हो ना सारी चीजें, हाँ समझ जाया करो बस। अब देखिए इसके बारे में देख लेते हैं, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, इसके बारे में क्या देखते हैं। इसके बारे में सबसे पहले तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अबू धाबी में हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड अरब एमरेट, ठीक है। तो इसके फाउंडर ये थे भाई साहब, नाम याद रखिएगा, 2009 में फाउंडेड किया गया था।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हरमन सिंह ने अच्छा काम कर दिया है। चलिए, तो ये एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी है, और फोर्स कब किया था? 2008 से हुआ था। तो ये इसके बारे में चीजें कर रहे थे। अब आर्टिकल में थोड़ा देख लेते हैं। आर्टिकल में क्या कह रहे हैं कि अगर 2017 तक अगर हम प्रॉपर वे में काम कर, 2017 नहीं, 2050 तक, मतलब चीजें बहुत तरह से टैकल की जा सकती है अगर हम प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि ग्लोबल कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जा सकता है लगभग 70%, और कंप्लीटली फेज आउट किया जा सकता है 2060 तक, 2060 तक। आज की डेट में हम क्या करते हैं, 24% जो ग्लोबल पावर है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, और 60% प्राइमरी लेवल पे भी यूज करते हैं। 2050 तक बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि 80% हो जाएगा और 65% प्राइमरी लेवल पे हो जाएगा। तो क्या यूज कर रहे हैं इसके लिए? इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी यूज करो, और बायोफ्यूल वो भी यूज करो, जो कि बनाया जाता है, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं उनसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी यूज करें तो काफी फायदा आने वाले टाइम में होने वाला है, इसके लिए ये सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये वाला आर्टिकल पेज 6 पे है। मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट होता है, वो रेशो होता है, वो देखिए नापा कितने पे जाता है। पहले तो आप लोगों को वही याद रखना है, वो 1 लाख पे मापा जाता है। ठीक है, IMR जिसको हम, वो MMR जिसको हम लोग बोलते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितने पे जाना जाता है? वो 1000 पे नापा जाता है। तो ये क्या होता है कि देखिए, जो औरतों की डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, बच्चा पैदा करने के टाइम पे, तो उसके सोशल कोजेज बताए गए हैं। इलिटरेसी होती है, लो सोशो इकोनॉमिक, और अर्ली एज में उनकी शादी की जाती है, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, और प्रॉपर केयर नहीं की जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। फिर इसके बाद में अबॉर्शन हो गया, या फिर और भी सोशल कोजेज हो गए, मतलब और भी इस हाइपर टेंशन हो गई, तो इस डिसऑर्डर, तो ये भी कई सारी चीजें हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं। पर ये चीज आप लोगों को याद रखने की 1 लाख पे नापी जाती है। डेथ एनुअली इतनी होती थी 2000, मतलब इतनी लगभग डेथ होती है 2044,000। यार देखिए कितनी ह्यूज, मतलब सोचने वाली बात है यार। काफी मतलब गलत डेटा है, मतलब एक तरीके से काफी गलत डायरेक्शन है। इसको जितना कम किया जाए उतना ज्यादा बेटर है। पेज 9 पे न्यूज है, ये क्या थी? पेज 9 पे एडिटोरियल वाला जो साइड वाला पोर्शन होता है उसकी न्यूज है। देखिए, टम्बैको यूज किया जाता है जो वुमेन्स के द्वारा, तो बताया जा रहा है जो नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट है वहां पे ज्यादा यूज किया जाता है, यहाँ वाले में और यहाँ वाले में। सबसे ऊपर किसको रखा गया है? पे मिजोरम को रखा गया है, फिर मणिपुर को, फिर त्रिपुरा को, फिर मेघालय को। यहाँ पे टम्बैको बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है औरतों के द्वारा। ठीक है, तो कहीं भी आप यूज करें तो कर सकते हैं। ब्रेग्जिट स्टार्ट होने वाला है, हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ब्रेग्जिट क्या है? ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। बहुत बार मैप दिखा चुका हूँ आप, तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि कौन सा कहाँ पे है, पूरा पता चल गया होगा। ब्रिटेन के 4 पार्ट भी कई बार दिखा चुका हूँ। फिर आएगा आर्टिकल, फिर बताएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से निकल के जाएगा कहाँ? फिर यहीं पे पड़ोस में रहेगा। तो निकल रहा है इसके पास में। देखिए अब क्या होता है, तो उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है थेरेसा में, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि स्मूथ और ऑर्डरली आराम से लिख लेंगे वहां से। ठीक है, तो पड़ोस में जो चलता रहेगा वो देखेंगे बाद में। तो ये आर्टिकल है, पेज 12 पे न्यूज है। क्या है ये? पेज 12 की थी जो ब्रेग्जिट वाली थी, पेज 12 पे न्यूज है। चाइना फंड कर रहा है लोकल इलेक्शन में नेपाल में। तो वहां पे जो मधेसी कम्युनिटी है, जो मधेसी कम्युनिटी कौन है? जो कि इंडिया वाले हैं, मतलब इंडिया बेस के हैं, आसपास के, इंडिया के आसपास वाले हैं, जो कि मैक्सिमम इंडिया के बॉर्डर पर रहते हैं वहां पे। एक बार अभी दिखाते हैं आपको मैप। ये वाला हो गया नेपाल। कहाँ हो गया नेपाल? तो दिख ही नहीं रहा यार आप लोगों को यहाँ पे। ये वाला हो गया नेपाल। तो नेपाल का जो नीचे वाला एरिया है ना, यहाँ वाला एरिया, यहाँ पे मधेसी कम्युनिटी के पीपल रहते हैं यहाँ पे, पूरा नेपाल हो गया। तो वो आदमी जो है वो हमें एजिटेट, उनको प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से अगर ये सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे कौन जीत के आएगा? वहाँ पे जीत के आएगा जो चाइना को सपोर्ट करने वाली पार्टी है, तो इन मधेसी वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 136 मिलियन इन्होंने पे किया है उनको इलेक्शन के लिए। ये 12th पेज की ही न्यूज है, डायलैंड के बारे में, जिनको नोबेल लिटरेचर का प्राइज दिया गया था। उन्होंने उस टाइम पे लेने से मना कर दिया था, कुछ कंडीशंस थी, पर लेकिन अब उनको देने जा रहे हैं। तो नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, बॉब डायलैंड, इनका नाम याद रखिएगा। एक म्यूजिशियन आयन है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए के रहने वाले हैं। ये तो जरूरी नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं याद रखना, पर ये याद जरूर रखिएगा, नोबेल प्राइज लिटरेचर का इनको दिया गया है। ओके, अब देखिए एक महान हस्ती ने कितना अच्छा काम कर दिया गया है। पेज 18 की न्यूज है। जिस चीज से हम सब लोग डरते हैं, ये चाइना के नहीं, जापान के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या कर दिया? टाइफून टरबाइन बना दिया गया है। टाइफून, जो तूफान आता है, जो ये तूफान आता है, जिनको कई जगह क्या बोला जाता है, याद आ रहा है कुछ? तो ये टाइफून की 3-4 नाम होते हैं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा। यहाँ पे इसको हुरिकेन बोलते हैं, नाम याद रखिएगा। इस वाले एरिया में इसको हुरिकेन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हिमालय वाले एरिया में इसको साइक्लोन बोलते हैं। यहाँ पे इस वाले एरिया में इसको टाइफून बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में इसको विली विली बोलते हैं। तो ये इसी के नाम है, इसको याद रखिएगा आप लोग, कई बार पूछ लिया जाता है ये भी। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये इसी के नाम है। तो इन्होंने क्या बना दिया है? इन्होंने इससे कनेक्टेड टरबाइन बना दिया है।
अब क्या होगा, अगर इस तरीके के साइक्लोन या तूफान आ रहे हैं तो टरबाइन बना दिया है तो उससे क्या करेंगे, आराम से बिजली बनाई जा सकती है। दो चीज कह रहे हैं, इससे दो फायदे होंगे, एक तो इसके बुलेट से जो होगा, जो तूफान की जो कैपेसिटी है जो बहुत तेजी से आता है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और दूसरा क्या है, इससे बिजली वगैरह बनाई जाएगी, आराम से टरबाइन घुमाया जाएगा, तो एंजॉय करेंगे। आदमी का नाम भी याद रखिएगा, अतिशु शिमिजू, ठीक है ना, जापान के नाम है तो नाम ऐसे ही होंगे, अतिशु शिमिजू, ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। तो ये इन्होंने टरबाइन बना दिया है इस तरीके से। अब देखिए इस तरीके से घूमेगा तो फिर अच्छी तरीके से चीजें होंगी, बिजली बनाई जा सकती है जहां से लोग डरते हैं। वही आप लोगों ने डायलॉग भी सुना होगा ना, डायलॉग याद आ रहा है कुछ कुछ था, तो कैसे था, ऐसा कुछ करके था, जिन तूफानों में लोगों के आशियाने उड़ जाते हैं उन तूफानों में हम अपनी चड्डी सुखाते हैं। तो काइंड ऑफ डायलॉग था, तो ये जापान वालों पे बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो जाता है। जिन तूफानों में लोग बाग डर जाते हैं कि ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, उन तूफानों से भी इन्होंने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए एक ऐसी चीज बना डाली है जिससे कि बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो देखिए हमेशा पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव चीजें सोचिए, तो हमेशा नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकल के आती है। ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट होता है। देखते रहिए मतलब किस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं हर टाइम। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए इसको, जितना शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर कीजिए, और आंसर देखिए सब लोग मिलजुल के आंसर दीजिए, एक दूसरे का आंसर इवेल्युएट कीजिए। और क्या करना है आप लोगों को, और ये वही जो मैं बोलता हूँ, दूसरों की हेल्प कीजिए जितना कर सकते हैं, शेयर कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। और देखिए लर्निंग इज प्राइसलेस है, ये भी बोलता हूँ मैं हर बार, और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर किसी की हेल्प कर देते तो एक दूसरे की हेल्प कीजिए मिल के, ठीक है। तो और शेयर कीजिए, और देखिए आप लोगों को पीडीएफ यहाँ पे मिल ही जाएगी, और जहाँ पे आंसर लिख सकते हैं वहाँ पे आंसर लिखिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।